Assalamu alaikum everyone, this is me Umme Hani Sheikh. In this video, I'm going to discuss about the third sub disorder, social phobia disorder या social anxiety disorder. ये किस किस्म का डिसऑर्डर है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी में बेसिक डिफरेंस क्या है. सोशल फोबिया किसे कहते हैं? फोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट फियर, डर, खौफ, इतना ज़्यादा खौफ कि वो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसे सोशल सिचुएशन से खौफ है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग जो है मुझे जज करेंगे. ऐसे लोग जिन्हें कोई भी टास्क दिया जाए कि वो लोगों में जाके, क्राउड में जाके परफॉर्म करें, तो उनके अंदर इतना खौफ होता है कि वो उस सिचुएशन से अवॉइड कर जाते हैं. क्यों? ये सोच के कि लोग हमें जज करेंगे. तो ये जो फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट होता है, इसकी वजह से ये हमेशा सोशल सिचुएशन से अवॉइड करते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सोशल फोबिया. फिर वो अपना टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें लोगों से हमेशा डर रहता है, सोशल सिचुएशन से हमेशा खौफ रहता है. जबकि सोशल एंजाइटी क्या है? एंजाइटी ये है कि एंजाइटी वही बात कि पहले से सोच के, किसी भी सिचुएशन को सोच के परेशान होना, फिक्रमंद होना, और फिर उसके बारे में जब आप सोचते हो तो एंजाइटी के सारे वो सिम्टम्स लाइक स्वेटिंग, पैल्पिटेशन और जो है ड्राई माउथ और कपकपाहट का होना, ये सारे सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. अब यहाँ पे आपको एंजाइटी किस चीज़ से है? सोशल सिचुएशन से है, इंटरैक्शन से है. जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं उन चीज़ों से आपको जो है एंजाइटी होती है. अब यहाँ इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दी जाए और कहा जाए कि लोगों के बीच में जाके आपने ये टॉपिक जो है प्रेजेंट करना है, तो जो सोशल फोबिया का शिकार होगा वो हमेशा क्या करेगा? नहीं, मैं तो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता, मुझे लोगों के सामने जाना है, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे. तो इस डर से वो क्या होता है, वो वहाँ जाना तो दूर की बात, वो घर में बैठ जाता है, ऑफ ले लेता है, उस जगह में भी नहीं जाता, वो क्लास तो दूर की बात, उस जगह में एंटर भी नहीं होता, इतना उसके अंदर खौफ होता है. और सोशल एंजाइटी में क्या होता है कि अब उसे अगर परफॉर्म करना है तो वो सिचुएशन को फेस तो कर लेगा, लेकिन उसमें बाकायदा वो सिम्टम्स एंजाइटी के देखे जा सकते हैं कि मतलब वो प्रेजेंटेशन देते हुए उस दौरान उसके हाथ काँप रहे होंगे, उसको स्वेटिंग हो रही होगी, वो थोड़ा-थोड़ा अटक रहा होगा. तो क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सोशल एंजाइटी हो रही है, तो वो सिम्पटम्स उसमें देखे जा सकते हैं. लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है, सोशल फोबिया में लोग अवॉइडेंस बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि सोशल एंजाइटी में किसी हद तक लोग सिचुएशंस को फेस कर लेते हैं. लेकिन अगर वो हमेशा अवॉइडेंस बिहेवियर अपनाते रहें, हर सिचुएशन से भागते रहें और अपनी एंजाइटी को भी ओवरकम नहीं कर पा रहे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पैथोलॉजी, इनटू अ डिसऑर्डर. देन इट इज़ कॉल्ड अ सोशल फोबिया डिसऑर्डर, अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट? क्योंकि फिर वो एंजाइटी एक्सेसिव हो गई है, वो फोबिया परसिस्टेंट हो गया है. ठीक है, आप उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, बल्कि वो आपके ऊपर हावी हो चुका है. ठीक है, तो डीएसएम में इस डिसऑर्डर को जो कोड प्रोवाइड किया गया है वो है 300.23 F40.10. तो डिसऑर्डर से पहले आपको इन दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये कि डिसऑर्डर कहते किसको है. अब इसका डायग्नोस्टिक और सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया देख लेते हैं. क्राइटेरिया ए के मुताबिक जो सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें एक्सेसिव फियर और एक्सेसिव एंजाइटी होती है सोशल सिचुएशन से. वो सोशल सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकते, वो हमेशा उनसे अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सोशल एम्बैरेसमेंट का एक फ़ियर मौजूद होता है. वो हमेशा यही कहते हैं कि जब भी वो बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो लोग जो है सब उन्हीं को ही देख रहे हैं और सब जो है उन्हें जज करेंगे, उन्हें नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे, जिसकी वजह से वो सोशल इंटरैक्शन से घबराते हैं. जैसे कि किसी से बात नहीं करेंगे और अनफैमिलियर लोगों के साथ अगर बैठेंगे भी तो उनके साथ आई कांटेक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, उनसे बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करेंगे. इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में खाएंगे पिएंगे नहीं. क्यों? क्योंकि पब्लिक से उनको फेयर है, एंजाइटी है, और हाथ उनके वैसे ही जो है शेकिंग, ट्रम्बलिंग उनके हाथ पाँव पे हो रही होती है पब्लिक में जाके. तो जब उनको ये डर होता है कि अगर मैं कुछ खाऊंगी या खाने पीने के लिए ग्लास या चम्मच उठाऊंगी तो वो मेरे हाथ से छूट के घबराहट के मारे गिर जाएगा और लोग ये देखेंगे तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे. इसलिए अपने सिम्टम्स को, एंजाइटी के सिम्टम्स को छुपाने के लिए ये लोग पब्लिक प्लेसेस में खाते पीते नहीं है. ठीक है, एक इनका ये भी प्रॉब्लम होता है. और दूसरी बात, ये लोगों के सामने जाके स्पीच नहीं दे सकते, या कोई भी टास्क नहीं दिया जाए तो वो कोई भी बहाना ऐसा कर देंगे कि लोगों को फेस ना करना पड़े. तो सोशल एंजाइटी के जो लोग होते हैं वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह सोशल सिचुएशन से अवॉइड कर जाएं. और अगर डीएसएम के मुताबिक अगर सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया का शिकार छोटे बच्चे हैं तो वो अपनी एंजाइटी का इजहार जो है पीयर ग्रुप के साथ, मतलब कि उनकी अच्छी इंटरेक्शन नहीं होगी.
वो पीयर ग्रुप के साथ बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करेंगे और एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ उनकी इंटरैक्शन ठीक नहीं होगी क्योंकि वो सोशल एंजाइटी का शिकार है। क्राइटेरिया बी कहता है कि जो इंडिविजुअल सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं वो हमेशा उनके अंदर ये फ़ियर होता है, एक्सेसिव फ़ियर होता है कि हमारे एंजाइटी के सिम्पटम्स जो है कोई दूसरा ना देख ले, लोग ना देख ले, पब्लिक ना देख ले, जिसकी वजह से लोग हमें जो है नेगेटिवली जज करेंगे। क्राइटेरिया सी कहता है कि सोशल सिचुएशन की वजह से इनकी एंजाइटी, इनका फ़ियर हमेशा बढ़ जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। मतलब हमें तो एक नॉर्मल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो सोशल सिचुएशन हमेशा जो है इंसान के अंदर एंजाइटी नहीं पैदा करेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि पब्लिक के बारे में सोच के यार हमें जाना है, पहली बार जा रहे हैं उस जगह पर, इसलिए थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सोशल एंजाइटी हम फील कर सकते हैं। लेकिन एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में सोशल सिचुएशंस हमेशा उसके अंदर फियर और एंजाइटी पैदा करेंगी, जिसकी वजह से उसी बारे में सोच सोच के वो परेशान रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्राइटेरिया डी कह रहा है इसी खौफ की वजह से, इसी एंजाइटी की वजह से इंसान जो है हमेशा सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू हो जाता है। क्राइटेरिया ई के मुताबिक सोशल सिचुएशंस को लेके इंसान जो है हद से ज़्यादा परेशानी, हद से ज़्यादा डर का, खौफ का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर यही सोचें जो है दिमाग में चलती रहेगी कि मैं किस तरह जाऊं लोगों के बीच में, कैसे बात करूं और किस तरह जो है मैं अपने एंजाइटी को छुपाऊं, लोग देख ना लें मेरे पसीनों को जो मुझे एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं, मेरी कपकपाहट को। और मैं कुछ भी लिखने के लिए उठाता हूँ तो पेन मेरा कांपना शुरू हो जाता है, मेरे हाथ पैर जो है कांपते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है, या वो ब्लश करना शुरू हो जाता है, तो वो इन सिम्टम्स को नहीं छुपा पाता और ये एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइटेरिया एफ कहता है कि अगरचे ये सिम्टम्स, अवॉइडेंस उसकी परसिस्टेंट है, 6 महीने से परसिस्टेंट है, वो अवॉइडेंट बिहेवियर अपना रहा है, मल्टीपल सोशल सिचुएशन से अवॉइड किए जा रहा है, सोशल इंटरैक्शन नहीं हो रहा उसका, तो फिर हम उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं, अगरचे सिम्टम्स उसमें 6 महीने से मौजूद है और अवॉइडेंस परसिस्टेंटली कायम है, ठीक है। क्राइटेरिया जी के मुताबिक ये फियर, ये एंजाइटी या ये अवॉइडेंस बिहेवियर, ये इसकी वजह से अगर इंसान की सोशल, उसकी ऑक्यूपेशनल यानी रोज़मर्रा के जो काम काज है वो, उसकी एकेडमिक लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, उसकी रोज़मर्रा फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर हम उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। इनफैक्ट अगर इन एरियाज़ में उसके फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है और बस उसके साथ सोशल एंजाइटी का इशू है, तो फिर इसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन एरियाज़ में डिस्टर्बेंस आना ज़रूरी है, तभी वो डिसऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि वो फिर हैंडल नहीं कर पा रहा है अपनी एंजाइटी को ना। क्राइटेरिया एच के मुताबिक ये एंजाइटी किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से नहीं होनी चाहिए, किसी सब्सटेंस को यूज़ किया उसने या कोई मेडिकेशन ली थी उसने जिसकी वजह से उसको ये एंजाइटी हो रही है, तो फिर ये सिम्टम्स किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया आई के मुताबिक किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू DSM-5 यहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का एक स्पेसिफायर दिया हुआ है और उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑनली। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर इंडिविजुअल को जिसके साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो अगर उसे कोई भी टास्क दिया जाए कि उसे जो है लोगों में जाके, लोगों के बीच में जाके परफॉर्म करना है, लेकिन वो हमेशा अवॉइडेंस बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है कि नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसे फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट है, तो इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं जा रहा। लेकिन नॉर्मली अगर नॉन परफॉर्मेंस सोशल सिचुएशन में अगर हम जब भी उस इंडिविजुअल को देखते हैं, तो नॉर्मली लोगों से बातचीत करता है, उनसे इंटरैक्ट कर रहा है, उनसे अच्छे से मिल रहा है, तो फिर हम कहेंगे इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो है, लेकिन उसे हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये परफॉर्मेंस ऑनली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्योंकि जब इसका फेयर सिर्फ कहाँ तक महदूद है कि इसे लोगों के सामने परफॉर्म करने से डर लगता है, ठीक है। बाकी बातचीत करने से, कॉन्वर्जेशन में या सोशल इंटरेक्शन में ये ठीक है, लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव करता है, लेकिन इसको एंजाइटी कब फील होती है, जब इसको कोई टास्क दिया जाए जो कि लोगों के बीच में जाके परफॉर्म करना हो। ओके, अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के एसोसिएटेड फीचर्स है वो देख लेते हैं। ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेस असर्टिव होते हैं, यानी रिजर्व्ड होते हैं, क्वाइट रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, दूसरों के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। एक्सेसिवली सबमिसिव होते हैं, यानी हद से ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, बोलना इनको आता नहीं है, बोलना ये चाह नहीं रहे होते हैं क्योंकि ये डर रहे होते हैं, तो इसलिए ओबीडियंट होते हैं। हाईली कंट्रोल्ड कॉन्वर्जेशन, बात नहीं करते,
ज़्यादातर खामोश रहते हैं सोशल सिचुएशन में। और अगर सोशल सिचुएशंस में लोगों के साथ बैठेंगे तो एक रिजिड पोस्चर बना के बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा बातचीत करेंगे लोगों से तो आई कांटेक्ट इनका मेंटेन नहीं रहता। इनको आई कांटेक्ट जो है मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। स्पीक विद ओवरली सॉफ्ट वॉइस, बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट वॉइस इनकी हो जाती है और बहुत ब्लंट फेस होता है, बहुत कम एक्सप्रेशंस के साथ ये बात करते हैं। इनका फेस बता रहा होता है कि इनको उस सिचुएशन से एंजाइटी हो रही है, राइट। उसके बाद बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, इसीलिए सोशल सिचुएशंस को हमेशा विड्रॉ कर जाते हैं। हमेशा एक ऐसी जॉब की तलाश में होते हैं कि ये चाहते हैं कि लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट ना करना पड़े, ठीक है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ज़्यादातर वक्त अपने घर पे ही गुजारते हैं क्योंकि ये अपने घर में रहकर ही कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। जिन मेल्स को सोशल एंजाइटी होती है, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि फ़ीमेल से कैसे बात करनी है, या तो वो हमेशा डर रहे होते हैं कि फ़ीमेल से किस तरह बात करें, कैसे नहीं। तो अक्सर इनकी जो मैरिज है वो डिले हो जाती है। इसके बाद ब्लशिंग, ब्लशिंग इसका बहुत बड़ा सिम्टम है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का, और ये लोग डरते भी हैं कहीं हमारी ये सिम्टम्स दूसरे लोग ना देख लें, पब्लिक में शो ना हो जाए, इसलिए सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रीवेलेंस। अकॉर्डिंग टू DSM-5 सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रीवेलेंस बच्चों में तकरीबन 7% है, ओल्डर एडल्ट में तकरीबन 2% से 5% तक है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो ऑनसेट है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तकरीबन उसकी जो एज लिमिट है वो है 8 साल से लेके 15 साल की उम्र में जो है बच्चे में इस डिसऑर्डर का ऑनसेट हो सकता है। अगर हम एडल्टहुड की बात करें कि बड़े होने के बाद आप में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखना शुरू हुए, पैदा होना शुरू हुए, तो ऐसा बहुत कम देखा गया है। और अगर क्योंकि आप जब तक छोटे बच्चे थे तब तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो आप सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स जो है अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो फिर ऐसा तभी मुमकिन है जब आप शायद किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को आपने फेस किया हो। लाइक आपने कभी सोशल सिचुएशन में खड़े होकर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दी हो, कोई स्पीच दी हो और आपकी बॉडी जो है कँप-कँपा रही हो और इस चीज़ पे लोगों ने आपका मज़ाक बनाया हो, या फिर लोगों ने आपको नेगेटिवली इवैल्यूएट किया हो, या फिर जो है ड्यूरिंग स्पीच आपको वॉमिटिंग हो गई हो। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से एक एडल्ट में भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स पैदा हो सकते हैं। एक ओल्डर एडल्ट में यानी कि बूढ़े लोगों में सोशल एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि उनके साथ कुछ सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से वो सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यानी वो किस तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं तो सही से नज़र नहीं आता कि कौन सा शख्स कहाँ खड़ा है, तो अक्सर इस वजह से वो बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ऊंचा सुनते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो लोगों से बात करते हुए घबरा रहे होते हैं। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी लोगों के नाम भूल जाते हैं, इसीलिए भी लोगों से बात करते हुए अवॉइड करते हैं। तो तब अपनी इन डिसेबिलिटीज़ की वजह से वो सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ में जो DSM-5 में लिखा हुआ है वो ये है कि कल्चर टू कल्चर यानी अक्रॉस द कल्चर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके जो नाम है इस सिंड्रोम का वो हो सकता है मुख्तलिफ कल्चर में अलग तरीके से पुकारा जाता हो। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कोरिया और जापान की, जहाँ एक सिंड्रोम है जिसका नाम है ताइजिन कुयोफुशो। वो बिल्कुल जो है DSM में मौजूद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उस सिंड्रोम का नाम चेंज है। तो कल्चर टू कल्चर इस चीज़ में वेरिएशन आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जो है सोशल और सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा होता है, और हम जो है सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अगर हम उन्हें वायलेट करेंगे तो लोग ऑब्वियसली हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, लोगों से अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो हम जो है ज़्यादातर सोशल एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि सोशल एंजाइटी जो है एक्सपीरियंस करते हैं, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ में ये बताया गया है कि ये जो डिसऑर्डर है ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और फीमेल्स में सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स के साथ साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स भी ओवरलैप हो रहे होते हैं, जो कि फीमेल्स में नज़र आ सकते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के? एक तो ये, अगर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का, तो वो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाएगा क्योंकि वो उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, टीचर से बात नहीं कर रहा है, तो वो चांसेस है कि उसकी फंक्शनिंग इस तरह से डिस्टर्ब हो कि वो स्कूल ही ड्रॉप आउट कर जाए, ठीक है। इसके अलावा उसकी एक, अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिक्रीज़ हो सकती है, यानी कि उसकी वेलबिंग डिक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा काम पे नहीं जाएगा,
उसकी उसकी इसी वजह से वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है ना? इसके अलावा जो है मतलब उसकी हर तरीके की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो इस खौफ से कि अपोजिट सेक्स से मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो इनमें अगर ये खौफ है कि अपोजिट सेक्स से किस तरह बात करनी है, अगर उसको लेके हद से ज़्यादा शाय होंगे, तो फिर ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी इस एंग्जायटी की वजह से सिंगल रह जाते हैं, अनमैरिड रह जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जल्दी डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि इस रिलेशनशिप को कैसे जो है निभाना है और आगे तक चलाना है।